आदि नहीं होते हैं, सामान्य भाषा होती है, वाक्य विन्यास होता है, उसमें उसको हम बोलते हैं गद्य। ठीक है, तो आपको निबंध जो लिखना है वह गद्य रूप में है या गद्य होता है, और गद्य का सबसे अच्छा रूप होता है निबंध। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं, मतलब आप सामान्य रूप से गद्य लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं आप, वो गद्य है। लेकिन अगर आपने उसको बहुत अच्छा लिखा है तो निबंध है। अब दूसरी बात कि इसमें पहला नियम जो आता है वो आता है आपका शब्द सीमा। एक सामान्य निबंध शब्दों के द्वारा बंधा हुआ नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में ये शब्दों के द्वारा, संख्या के द्वारा बंधा हुआ होता है। यानी कि आपको जितने शब्दों में कहा जाए उतने शब्दों में ही लिखना है। तो मान लो कि सर, अगर मान लो 1000 शब्दों का कहा गया है और हमारे शब्द 1050 पे पहुंच जाएं, तो क्या ये निबंध गलत माना जाएगा? तो हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि 1000 शब्दों में ये सिमट जाए। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट ये 50 शब्दों तक चला गया है तो उसको वहीं रोकने का प्रयास करें, अन्यथा ये अगर 100 शब्द ज्यादा खा गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका अर्थ आप ये कह रहे हैं कि इसको हम 50 शब्द कम पे खत्म कर दें? हाँ, ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 शब्दों का अर्थ आप 50 शब्द पहले खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पहले खत्म करेंगे तो नंबर में कमी आएगी। क्योंकि एक पृष्ठ में कितने पंक्तियां होती हैं, कितनी रेखाएं होती हैं? लगभग 22 या 23। एवरेज मान के चलें हम 25। इन 25 में आप एक पंक्ति में कितने शब्द लिख सकते हैं? आप लिखते हैं 5 या 6। इससे ज्यादा लिखेंगे तो संकुचित हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो बेकार लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, पंक्तियां छोड़ने की सुविधा है ही नहीं। इसीलिए अगर आप 5-6 शब्द लिख रहे हैं और आपकी पंक्तियों की संख्या है 25 या मान के चलते हैं 22, तो ओवरऑल कितने पृष्ठों में 1000 शब्द आ जाएंगे? लगभग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 6 शब्दों के साथ 25 पंक्तियां गुणा करके बताइए। 1000 शब्द कितने पृष्ठों में आएंगे? कितना सरल गणित है भाई। आपकी लिखावट के ऊपर निर्भर करेगा कि ये 7 में खत्म होते हैं या 8 में खत्म होते हैं। ये एवरेज है, यानी कि 7 पेज से कम नहीं होना है और 8 पेज से ज्यादा नहीं होना है। ये मोटा मोटा अनुमान है। यानी कि आपको वहां 1000 शब्द गिनना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा नहीं। जस्ट कैलकुलेट वन लाइन, मल्टीप्लाई पेज संख्या, खत्म हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, 50 शब्द कम हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, 50 शब्द ज्यादा नहीं हो इसका प्रयास कीजिए। हाँ, एग्जैक्ट 1000 पे खत्म कभी नहीं होता है, वो 20-22 जो है आगे पीछे हो जाता है, कोई इश्यू नहीं, इतना काउंटेबल है। क्लियर है? ओके। आप थोड़ा दाएं बाएं हो जाइए, आपको दिखने में दिक्कत आ रही है। आगे पीछे दाएं बाएं हो जाइए। कंफर्ट है? पक्का? अब ऐसे ऐसे मत होना, आपके कारण वो पीछे वाली प्रॉब्लम में आ गई है। टेढ़े टाढ़े होके मत देखो भाई, अभी भी थोड़ा आप कंफर्ट तोड़ सकते हो। बंधु आप इधर हो जाओ।
कोशिश किया करो, पहले से सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि हमारी दिक्कत ना हो, बोर्ड के अनुसार बैठ जाया करो। इधर दिख रहा है, कल वो इधर फर्स्ट लाइन पे बैठे थे, आप ही थे क्या? आज आया नहीं वो? चलो। हाँ, जाने वाले को कौन रोकता है। चलिए, तो मैं पहली बात खत्म कर दूं, शब्द सीमा समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरह से हमारे जो प्रारूप लेखन है उसमें भी शब्द सीमा बंधी हुई है 250 शब्द, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर मैं दूसरे निबंध की बात करूं तो 500 कितने में आएंगे? जस्ट हाफ, है ना? 3.5 पेज या 4 पेज में समाप्त हो जाएगा। तो आप वहां गिनने मत बैठिएगा, क्योंकि उनने भी गिनना नहीं है। आप बस अपना पेज संख्या देखिए और खत्म करिए। ओके, नेक्स्ट। आपके जो प्रारूप लेखन है वो 250 शब्दों का है, लेकिन आदेश जैसी आदेश जैसे प्रारूप 250 में नहीं जाते हैं, 100 में ही खत्म हो जाते हैं। तो वहां इसका कोई बंधन नहीं है कि आप 200 तक पहुंचे ही पहुंचे, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे नियम में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अधिसूचना जा सकता है, विज्ञापन जा सकता है, आपका प्रतिवेदन जा सकता है, 250 तक आराम से पहुंच जाता है। तो ओवरऑल 250 उन्होंने इसलिए रखा है कि एक एक के लिए अलग से ना कहना पड़े। तो आप शासकीय पत्र जितने भी हैं उनमें 250 शब्द जा सकता है, बशर्ते आपकी क्या योग्यता है या आप कितना विचार कर पाते हैं विषय बिंदु को लेकर। ठीक, क्लियर है? ओके। दूसरी बात आती है, मैंने अभी एक क्लियर कर दिया है कि सरल शब्दों का प्रयोग करना है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बात आती है कि सर एक बात बताओ, कठिन तो तब होता है जब हमें आता नहीं है, इसीलिए मैंने 6 महीने वाला टारगेट दिया है और ये आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। और जिसने पूरा किया है उसका फोटो छपा है। तो आप क्या बोल रहे हो, मतलब 6 महीने वाले इस टारगेट से ही और सब्जेक्ट ना पढ़े तो चल जाएगा? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, रैंक आ जाएगी, ये कह रहा हूं। तो मेहनत करने वालों की होती है हार, अगर बेतुकी मेहनत करेंगे तो। मेहनत तो करते हो आप लोग, रोज जग रहे हो, आ रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर खाने पीने सोने का क्रम, मम्मी पापा से दूर रहने का, जाने कितनी बातें, तमाम बातें, मेहनत तो हो रही है। लेकिन वो दिशात्मक होनी चाहिए। भाई जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, बैट बीच में बदल लेते हैं वो लोग, अच्छा नहीं खेल रहा तो। क्यों बदलते हैं? ग्रिप, स्ट्रोक, आदि आदि, यही होता है ना। तो ऐसे ही लिखने में भी बहुत सी बातें हैं, उनका ध्यान रखना है। क्या क्या बदलना है बार बार? बोले हमें बदलना नहीं है, हमें सही का चयन करना है। सही के चयन में सबसे पहली चीज है आपका पेन। क्योंकि आपकी जो गति है वो किस पे निर्भर करेगी? आपकी कलम पे। आपकी कलम की ग्रिप कैसी है, उसका स्याही का स्मूथनेस जिसे हम बोल सकते हैं, कि वो कितनी आसानी से लिख पा रहा है, कितनी तेजी से आप उससे लिख पा रहे हैं। एक अच्छे पेन से आप, सामान्य व्यक्ति भी अच्छे से लिख पाता है, जबकि एक खराब पेन से अच्छी लिखावट वाला व्यक्ति भी बुरा हो जाता है। तो वो दो 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 3-3 रुपए के जो पेन आते हैं उनसे आप लिखो, आपकी राइटिंग बिगड़ेगी, गारंटी है। ग्रिप इतनी मोटी तो होना चाहिए कि उसमें हाथ ना दुखे, और ग्रिप इतनी, मतलब रफ होनी चाहिए कि हाथ पसीने से बार बार फिसले ना। ठीक है ना? अभी कुछ पेन आते हैं जिनमें बहुत पतली ग्रिप होती है, आप पकड़ेंगे उसको ऊपर और लिखते जाएंगे, थोड़ी देर बाद आपका हाथ इधर पहुंच जाता है लास्ट में, और फिर प्रेशर ज़्यादा होता है,
ये उंगली दुखने लगती है, 1.5 घंटे बाद आपकी लिखावट बंद हो जाएगी। फिर चीटा बिल्ला बनते चले जाएंगे। जो पहले के 2-3 पेज होते हैं उनमें सजावट अच्छी होती है, बाद में फिर चीटा बिल्ला हो जाता है। वो वैसे ही होता है, पंगत में शुरू में अच्छा अच्छा, फिर बाद में अरे यार कम पड़ रहा है, पानी मिला के चला लो। इसलिए सबसे पहले निपट लो वाली स्थिति रहती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, आपकी राइटिंग कुछ पेजों में अच्छी रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि हिस्ट्री अच्छे से चला जाता है, ज्योग्राफी रिंग चिंगा हो जाता है, यही होता है। तो आप प्रतिदिन कितना घंटा लिखना चाहिए आपको? कितने घंटे का पेपर होता है? अच्छा, 3 घंटे का पेपर होता है। पुलिस में सब जाते हैं, 7-8 मिनट की जो दौड़ होती है, उसमें उनको कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, 2.5-3 जो भी किलोमीटर है उनका फिक्स है ना। तो उसके लिए वो लोग प्रतिदिन 2-3 घंटे अभ्यास करते हैं। आप लोग 3 घंटे लिखना चाहिए आपको। 3 घंटे लिखना है आपको, तो कितने घंटे अभ्यास करना चाहिए? कितने घंटे अभ्यास करना चाहिए अगर 3 घंटे लिखना है तो? कम से कम 4 तो करना चाहिए ना। कितना करते हो? यही पूरे नहीं हो रहा है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपसे कोई विशेष दुश्मनी रखता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 4 घंटे लिखने का अभ्यास करोगे बिना रुके, बिना रुके मतलब पानी पी सकते हैं, पानी पीना, चाय पीना, आपका जो भी है वो नहीं करना है। एग्जाम में जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठना है। 4 घंटे लिखना है। बोले लिखें क्या? जो आप प्रतिदिन पढ़ते हो वही लिखना है। जो आप यहाँ पर प्रतिदिन पढ़ रहे हो और जो आज तक आपने जो पढ़ लिया है उसे याद करके आपको लिखना है। बोले लिखने के बाद उसका करना क्या है? आग लगा दो। रखना थोड़ी है, अभ्यास करना है बस। 10 बार लिखना है, 11वीं बार में याद हो जाएगा। कम से कम 3 बार तो लिखना है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं भैया कि अगर आपका पेपर 3 घंटे में नहीं हो पाया तो उसमें आपकी गति सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और गति को सुधारने के दो स्थितियां हैं, एक तो आप ये करेंगे और एक आपका अच्छा पेन रखेंगे। बोले अच्छा पेन बोले तो महंगा? नो, अच्छा पेन बोले तो ग्रिप। जैसे यहाँ पर एक आध ग्रिप वाला देखते हैं अपन, मुझे पता है कौन सा होता है। मैं 10 रुपए वाले पेन से ज़्यादा की सलाह नहीं दूंगा। ये अच्छा पेन है, इसकी ग्रिप मोटी है। हर पेन को इस ट्रायंगल से ऊपर पकड़ना है। ये जो ट्रायंगल दिखता है ना इसका, शंकु, सिलेंडर, उससे ऊपर पकड़ना है। ये ध्यान रखना है। इससे नीचे गए उंगलियां दुखेंगी, इसके ऊपर रहिए। हाउजर है, अच्छी ग्रिप है, जर्मन कंपनी है, अच्छा चलता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपका पेन अच्छा नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अब जैसे ये वाला पेन है, अरे आप, आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। इस पेन में क्या है, इसकी ग्रिप जो है, पहली बात तो पतली है और पसीना आने के बाद फिसलती है। इसके साथ साथ एक और ग्रिप आती है जिसमें रबर लगी होती है, वो रबर भी फिसल जाती है, उसमें भी पकड़ अच्छे से नहीं बनती। और वो जहां रबर लगी होती है ना, वो और ज्यादा पतली होती है। पेन के बराबर को करने के लिए वो अंदर पिचका देते हैं उसे। तो ग्रिप अच्छी रखना है, स्पीड अच्छी बनेगी। पेन को जितना आप ऊपर पकड़ेंगे उतनी अच्छी लिखावट आएगी। वो जो सिलेंडर है उससे ऊपर पकड़िए, अच्छी लिखावट आएगी। ढक्कन लगा के लिखेंगे तो थोड़ा हैवी पेन चलेगा, ढक्कन के बिना लिखेंगे तो हल्का चलेगा। पेज के ऊपर लिखेंगे तो अच्छी राइटिंग आएगी, पेज के नीचे लिखेंगे तो बिगड़ेगी। इसलिए कॉपी को ऊपर खिसका लो। अपन क्या गलती करते हैं, उधर से लिखते आते हैं, इसको ऐसे ही रखना है, कॉपी को खिसकाना है, राइटिंग नहीं बिगड़ेगी। निबंध इन 3 चीजों पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी गति
कैसी है, उसमें आपकी राइटिंग कैसी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये करोगे तो ये बैलेंस होगा। नेक्स्ट, कुछ लिखते हैं जल्दी जल्दी ताकि मैं समझाने में टाइम लगाऊं ना। तो पहले लिख लीजिए क्या ना करें, निबंध में क्या नहीं करना है वो लिख लें। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, फिर बाद में अपन इस पर डिटेल करेंगे। ये जो बेसिक था, वो मूल बात थी, वो मैंने आपको यहाँ बता दी। सबसे पहले लिखिए, अधोरेखा का प्रयोग नहीं करना है। अधोरेखा का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा, जो आपके तीन प्रकार के प्रश्न हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो जो स्मॉल वाले हैं उनमें शब्द संख्या कितनी है हमारी? शब्द संख्या 20, 20। 20 के हिसाब से आप वाक्य बना के लिखोगे तो क्या अंतर आएगा, और बिना वाक्य के लिखोगे तो क्या अंतर आएगा। जैसे अभी मैंने आपसे बोला, क्या बोला? कितने शब्द हैं? एक, दो, तीन, चार। बोले ये सिंगल सिंगल छुटकू पुटकू नहीं गिनना है क्या? नहीं, वो नहीं गिनते, शब्द नहीं है वो। अरे सर, मजा ही आ गया, हमारे 1,000 तो और बढ़ गए। हाँ, इनको मत गिनिए, आराम से चलेगा। अब देखिए, अगर मैं इतना ही लिख दूं तो ये तो व्याकरणिक सपोर्ट है। ठीक है, इसका लिखने से पहले बस इतना लिखना है, निबंध में, निबंध में इतना लगाइए, अधोरेखा का प्रयोग नहीं। इतना भी लिख सकते हैं, परंतु ये तभी करना है जब आपकी वाक्य पे पकड़ हो। ठीक है, क्लियर है? तो अभी लिख लिया है तो उसको मैं गलत और सही के पैमाने पर नहीं ले जा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप अगर छोटे प्रश्न लिखते हैं तो उनका अभ्यास साथ में करना चाहिए आपको। आप जो 4 घंटे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मतलब आप लोग करेंगे नहीं, पर तो 4 घंटे जो आपकी सूडो वाली मेहनत है, उसमें कोशिश करिएगा कि वो छोटे से छोटे में 3 मार्कर भी लिख सकें, उसमें आप 6 मार्क, वो 5 मार्कर भी लिख सकें, और 10 मार्कर भी लिख सकें। ठीक है ना? नेक्स्ट, अनुच्छेद या परिच्छेद का शीर्षक नहीं डालना है। अनुच्छेद या परिच्छेद का, अनुच्छेद या परिच्छेद का शीर्षक नहीं डालना है। अनुच्छेद या परिच्छेद का शीर्षक नहीं डालना है। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। पेन ऊपर पकड़ें, पैरों को खोलकर रखें, सीधे बैठें। अंकों का तथा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अंकों का तथा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अंकों का तथा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नाम लिखकर आलोचना नहीं करना है। नाम लिखकर आलोचना नहीं करना। नाम लिखकर आलोचना नहीं करना। बल्कि समालोचनात्मक रहना है।
बल्कि समालोचनात्मक रहना है। विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग बिना त्रुटि के करना है, या विराम चिन्हों के प्रयोग में त्रुटि नहीं करना है, ऐसा भी लिख सकते हैं। विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करना, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करना। व्याकरणिक त्रुटि से बचना है, व्याकरणिक त्रुटि से बचना है, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करना है, व्याकरणिक त्रुटि से बचना है। शब्द सीमा और पृष्ठ सीमा, शब्द सीमा एवं पृष्ठ सीमा का पालन करना है या उल्लंघन नहीं करना है। शब्द सीमा और पृष्ठ सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। अगला, ओवर राइटिंग और काटा पीटी, ये हिंदी में अपने तरह से ही लिख लो आप। ओवर राइटिंग एवं काटा पीटी नहीं करना है। प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं लिखना है। बोले इतने नहीं लिखवा रहा हो, बचा क्या? लिखना कैसे है फिर? क्यों? बताऊंगा, अभी लिखते जाओ। प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं लिखना है। केवल आंकड़े ना रखकर, केवल आंकड़े ना रखकर विचार भी रखना है। केवल आंकड़े ना रखकर विचार भी रखना है। किसी पंक्ति, काव्य, किसी पंक्ति, काव्य, उक्ति, उक्ति या विशेष बात को, विशेष बात को बिना जोड़े नहीं लिखना है। निबंध से बिना जोड़े नहीं लिखना है। किसी पंक्ति, उक्ति या वाक्य को निबंध से बिना जोड़े नहीं लिखना है। नेक्स्ट, परस्पर विरोधी मत, परस्पर विरोधी मत नहीं देना है। कृत्रिम भाषा से बचना है। कृत्रिम भाषा से, कृत्रिम या अनावश्यक, कृत्रिम या अनावश्यक भाषा से बचना है। अगला लिखिए, चित्र, चित्र, रेखा चित्र या अन्य प्रकार की कोई भी आकृति, या अन्य प्रकार की कोई भी आकृति निबंध के मध्य में या अंदर, निबंध के अंदर नहीं बनाना है, के अंदर नहीं बनाना है।
अगला लिखिए, लेखक, कवि, विचारक। लेखक, कवि, विचारक आदि के नाम नाम तथा घटनाओं घटनाओं सम्मेलनों आदि के वर्ष सही लिखना है। वर्ष सही लिखना है। ठीक, एक बार पढ़ लीजिए, कहीं कुछ छूटा हो तो बताइए, उसको हम अभी एक एक करके बात करते हैं। आप दोनों बहनें हैं, दोस्त हैं? हो गया? पढ़ लो आराम से पढ़ो। एक बिंदु लिखा हुआ है कि अंक डालकर नहीं लिखना है। अंक डालकर नहीं लिखना है अर्थात मान लीजिए कोई निबंध आता है जिसमें कुछ बिंदु आपको याद आ जाते हैं। मान के चलते हैं पर्यावरण सम्मेलन याद आ रहा है, आपको याद आया कि अर्थ समिट जितनी भी हुई हैं वो हमें सब याद है, या जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं उनका वर्ष सहित हमको लिखना याद आ जाए, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाल सकते हैं। या आपको कोई आर्टिकल याद आ रहा है, आपने कहा 5 आर्टिकल फला फला से संबंधित हैं, तो पहला आर्टिकल नंबर 1, दूसरा, तीसरा, इस तरह से कि इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसे लिख दें आपने। या अन्य कोई बात है जो आप लिखना चाहते हैं वो नंबर डाल के, जैसा कि हम प्रश्नोत्तर में लिखते हैं वैसा लिख देंगे आप। लेकिन निबंध में नहीं लिखना है ये। तो बोले लिखना कैसे है, वो मैं बताऊंगा लिखना कैसे है, लेकिन आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें नंबर डाल के लिखना है। लेकिन नंबर नहीं डालेंगे तो फिर हमें कुछ चिन्ह लगाने की आवश्यकता होगी। जैसे एरो चिन्ह हम अधिकतर लगाते हैं, स्टार हम अधिकतर लगाते हैं, कुछ लोग हैश भी लगाते हैं, डॉट भी लगाते हैं, ये नहीं लगाना है। फिर कुछ समझाने के लिए हम फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, किसी के डिवीज़न बताना है, क्लासिफिकेशन बताना, वर्गीकरण आदि को बताना है, तो इस तरह से हम बताने का प्रयास करते हैं। ये नहीं करना है। तो कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि गद्य में केवल गद्य होगा।
बस शब्द केवल और केवल शब्द होंगे। सबसे पहला वाक्य देखिए, अधोरेखा का प्रयोग नहीं करना है। अधोरेखा इन द सेंस अंडरलाइन। हमारी आदत होती है कि हम एक निबंध, एक पृष्ठ लिखते हैं और उसमें हमें लगता है कि ये पूरा वाक्य अंडरलाइन करके इनको दिखा दो, हमने बहुत मेहनत करके ढूंढ ढांड के लिखा, हमने अंडरलाइन कर दिया। पता चला जो 8 पेज तक हम पहुंचे तो अंडरलाइन इतने सारे हो गए कि निबंध छोटा सा लगने लगा, उसके आगे बिना अंडरलाइन वाले कम हो गए। तो कोशिश ये करना है बहुत हद तक, अगर आपको अंडरलाइन करने की आवश्यकता पड़ ही रही है तो एक पृष्ठ में 1 या 2 बहुत होती हैं अंडरलाइन। बोले नियम थोड़ी है, हाँ नियम नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए अंडरलाइन ना करना, क्योंकि ये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। हम डेटा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसका तरीका है हमारे पास। उसका तरीका है कि आप जो है इस चिन्ह का प्रयोग करिए। बोले ये चिन्ह तो, अंडरलाइन भी तो चिन्ह होता है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप करिए उसका प्रयोग, लेकिन यथोचित सीमित, जैसी आवश्यकता हो वैसा, और बहुत हद तक कम। ठीक। दूसरा, आज तक हमने जो निबंध लिखे हैं वो 3 भागों में लिखे हैं, प्रस्तावना, फिर मध्य भाग और उपसंहार। अब समस्या नंबर 1 कि ये हमें पता होना चाहिए कि निबंध का जो परिचय होता है वो प्रस्ताव नहीं होता है। दूसरी बात, निबंध का जो कंक्लूजन होता है या एक तरह की सारांश, वह उपसंहार होता है। तो उपसंहार जो है वो सिद्धिकरण है, ये मैं कह रहा हूं और कोई नहीं कहता। प्रस्तावना परिचय होने के साथ साथ यह है कि मैं निबंध में क्या बताने वाली हूं या वाला हूं, और क्या बताने वाला हूं या वाली हूं, जो आपका विषय दिया गया है वही बताने वाला हूं या वाली हूं। ठीक। तो निबंध का जो परिचय है कि मैं क्या बताऊं, वह प्रस्तावना है, और मध्य भाग जो है उसमें उसको प्रोसेस वाइज पूरा सिद्ध करना है कि देखो ऐसे होगा, जो मैं बताने वाला हूं वो ये रहा, और उसके अंत में बताना है कि देखो मैंने जो तुमसे कहा था मैं बताने वाला हूं वो मैंने बता दिया। दैट इज, तो मेरा कहना यह है कि आपको ये पता है कि ये परिचय है, आपको ये पता है कि सिद्धिकरण है, तो लिखने की जरूरत क्या है। ठीक। नहीं आई होगी समझ में, रुक जाओ। बहुत पुराना, चर्चित, प्रख्यात, विख्यात विज्ञान के चमत्कार, आज तक आता है ये चमत्कार, तो यही है सबसे बड़ा। और जैसे वो इंग्लिश में 3 दिन वाली छुट्टी होती है ना, रात में ही बुखार आई होती है, ऐसे ही ये विज्ञान के चमत्कार है। ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, तो हम इसमें प्रस्तावना लिखते हैं, इसमें वर्तमान जीवन में प्रयोग विज्ञान के, फिर शिक्षा में प्रयोग, इस तरह से कृषि में प्रयोग, इस तरह से लिखते जाते विज्ञान का, और लास्ट में उपसंहार कर देते हैं। यही होता है ना। बस मैं यही कह रहा हूं कि लिखना सब कुछ है, बताना कुछ नहीं है। शीर्षक नहीं डालना है, मतलब बिना शीर्षक का लिखना है। फिर सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हम क्या लिख रहे हैं। तो आपको जिस शब्द से आपको शीर्षक डालना, उसी शब्द से वाक्य का प्रारंभ करना है। जैसे शिक्षा जगत में विज्ञान का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है, फर्स्ट आपका जो वाक्य है, पहला जो वाक्य है वही बता दिया ना, शिक्षा जगत में विज्ञान का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सिंपल। पकड़ में आई।
ये लिखना नहीं है शिक्षा में विज्ञान का ये 12th तक था, अब नहीं। बोले अब लिख देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, परिचय तो दे ही रहे ना। तो देखो 12वीं तक ये माना जाता है कि आपकी समझ विकसित होगी और आप कार्य कुशल हो जाओगे, लेकिन 12वीं के बाद ये माना जाता है कि आप कार्य कुशल हो चुके। अब नियम बदल जाते हैं। 12वीं तक स्कूल में जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, प्रेयर में खड़े होना है, नाखून कटवाना है, चप्पल जूता घिसके जाना है, सब कुछ था। कॉलेज में आके अपन की मर्जी, अपन जैसे जाए, एक ड्रेस 1 महीने तक वापस ना आए, बालों का स्टाइल रोज चिमटा फेर के चेंज करने का, नेल पॉलिश के साथ पेंटिंग करने का, दुनिया भर के काम। यही है। बाइक पे टशन में जाना, शर्ट ओपन करके जाना, कभी कोट पैंट में चले जाना तो कभी लोअर टी शर्ट में ही चले जाना, अपना टशन है। आजकल नई शर्टें आ गई हैं बिना बटन की, एक टी शर्ट अंदर पहन लो, बिना बटन की शर्ट लटका लो। बोले लटकाना क्यों, बोले बाइक चलती है तो वो ऐसे फुर्र करके उड़ती है तो उसमें फील आता है। फिर कुछ लोग इसमें बड़े होने की उसमें सोचते हैं कि यार जब तक सिगरेट नहीं पियेंगे, चस्का मस्का टाइप में बड़े तब तक नहीं होंगे। तो वो जो बड़प्पन है ना, वो ये युवा पीढ़ी वाला इधर है। निबंध का बड़प्पन ये है कि आपको उसमें शीर्षक नहीं डालना। क्यों नहीं है? अब आपको स्कूल का बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, आप अपना बेल्ट लगा के जाओ। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ भाई, उसके बाद वाला। अगला वो बता दिया मैंने। कठिन शब्द का मतलब ये होता है, कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि मैं अपने निबंध में बहुत अच्छे अच्छे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करूंगा तो सामने वाले पे असर पड़ेगा। असर की जगह पहली बात तो वो बेअसर हो जाते हैं और बुरा असर हो जाता है। उसका कारण यह है कि अगर आप कमल को कमल ना लिख के आए, और चूंकि आपको उसके पर्यायवाची याद थे, पर्यायवाची कोई बताएगा कमल के? बोलो। नहीं बोल पा रहा है, कमल के पर्यायवाची नहीं बोल पा रहा है। जैसे विज्ञान के चमत्कार यूनिवर्सल है ना, ऐसे कमल के पर्यायवाची यूनिवर्सल है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग तो कमल के पर्यायवाचियों से बहुत प्यार करता है। बोले? बोलो सब, जब कठिन शब्दों का प्रयोग करनी ही नहीं है तो पूछ काहे को रहे हो? सीधी बात है, कमल ही लिखना है तो कमल ही लिख के आएंगे। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम्हें पर्यायवाची याद नहीं है, अच्छी बात है, याद हो जाए तो भी मत लिखना, कमल ही लिखना। बात समझ रहे हो? कंप्यूटर को संगणक लिखने की गलती ना करना, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखना। बोले समस्या नंबर 1 सर, आपने बोला कंप्यूटर को कंप्यूटर लिखना, तो कंप्यूटर बोले तो COMPUTER नहीं, तो कंप्यूटर बोले तो का कबूतर का, मा पा यूटर, ये है कंप्यूटर। बोले मतलब हमारी अंग्रेजी में जितने भी हमको याद आ जाएं वो सब हिंदी में ठूस जाएं। हाँ बिल्कुल, डे दनादन। बोले अगर ऐसे अंग्रेजी ही अंग्रेजी याद आती रही तो हिंदी का निबंध क्या हो जाएगा? ऐसा भी नहीं करना है जो प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग जैसा का तैसा करना है, इसकी जगह बेफिजूल में संगणक लिखने का प्रयास नहीं करना। जैसे रेलगाड़ी है, आजकल वो आता है ना, बड़ी बेकार सी रे और लोहपत गामिनी टाइप,
ये बकवास लोगों की बकवास हिंदी, हिंदी को बदनाम करने के लिए प्रचलित की गई है। आप रेलगाड़ी ही लिखिए। भाषा का एक पहला नियम है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड। बस जिस भाषा से शब्द का जन्म हुआ है, एज इट इज दूसरी भाषा में स्वीकार किया गया है, तो उसको वहां वैसे ही लिखिए। लाइक दैट, आपने हिंदी में मास्टर जी, जी हिंदी का है, मास्टर अंग्रेजी का है, स्वीकार कर लिया। मास्टर इन द सेंस नहीं, मास्टर इन द सेंस इंग्लिश में बताओ। बैचलर के बाद में मास्टरी आती है, मतलब अपने विषय का विशेषज्ञ, जानकार, और इसके बाद में पीएचडी, डॉक्टर बनता है व्यक्ति। स्पेशलिस्ट की कंडीशन आ रही है यहां। मास्टर मतलब विशेषज्ञ, विषय का जानकार, उसको ही हमने स्वीकार कर लिया। और आज भी हम इसको मास्टर जी ही लिखते हैं, और हिंदी में बोलते भी मास्टर जी हैं, सभी लोग बोलते हैं, शिक्षक महोदय नहीं बोलते हैं। तो आप मास्टर जी ही उपयोग करिए। हाँ, इसका जो अपभ्रंश है, मास्टर के साथ में एक और शब्द जुड़ा है, ये हिंदी का नहीं है, साहब या साहिब। ये मुझे नहीं पता उर्दू से आया कि अरबी से आया कि फारसी से आया, हालांकि आज फारस थोड़ा संकट में है, ठीक है ना। तो ये मास्टर साहब हो गया, और इसी का ज्वाइंट कनेक्शन हो गया मास साहब, ये अपभ्रंश हो गया। तो इसका प्रयोग ना करें, हिंदी का प्रयोग करें, सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये उदाहरण आपको समझ में आने के लिए पर्याप्त हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि आप अब आप साइकोलॉजी याद आ रहा है, अब साइकोलॉजी का मनोविज्ञान याद नहीं आ रहा हिंदी में, तो आप क्या करेंगे, आप लिख दीजिए साइकोलॉजी। बोले प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं, विशेष शब्दों के साथ में, वैज्ञानिक शब्दों के साथ में, और जो हमारी शब्दावली है विशेष, जिसे हम कह सकते हैं, वो वैसी की वैसी उपयोग कर सकते हैं। प्रचलित विशेष दोनों में अंतर समझिएगा। अब उसका अगर हिंदी याद हो तो अच्छी बात है, आप साथ में लिख सकते हैं मनुष्य से संबंधित, इतना तो लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो समझा नहीं है, तो बस आप मनुष्य की जगह ह्यूमन मत लिखना। पकड़ में आ रही है बात? बस इतना प्रयास करिए, और अगर कहीं लिखा हो भी जाए तो पाप नहीं हुआ, ये मान के चलना, लिख दिया आगे बढ़ो। भाषा अपनी जगह है, लेकिन निबंध में धारा प्रवाह, फ्लो, फ्लुएंसी, वो अपनी जगह। अगर वो टूटी तो गड़बड़, बाद में याद आएगा तब लिख देंगे, ये भी मत सोचना, क्योंकि कई बार बाद में गलत याद आ जाता है, और प्री में तो बाद में गलत ही याद आता है। जो भुक्तभोगी हैं वो जानते हैं, जबरदस्ती सही को काट काट के, नहीं ये है ही नहीं, ये ही है, और सर आखिरी में ही तो गलती करके आ गए, 3-4 नंबर तो वैसे ही निपटा दिए मैंने अपने हाथ से, ऐसा होता है, किया है, और होता ही है, क्योंकि है ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। पहली बार में जो आया मैक्सिमम टाइम पे सही आया, दूसरी बार में जो आया वो डिस्टरबेंस आया, और तीसरी बार में दिमाग लग गया तो गलत ही हुआ है। अधिकतर यही रिजल्ट हैं अपने स्टूडेंटों के अनुसार, और ओवरऑल जितने भी पढ़ते हैं उनके अनुसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ, नाम लिखकर आलोचना इसलिए नहीं करना है, मान लीजिए आप कांग्रेसी हैं, नरेंद्र मोदी बुरे लगते हैं, तो दे दनादन रील डाल ही रहे हो आप, मन में भड़ास बैठी हुई है,
और वो भड़ास दे धनाधन निबंध में निकल जाती है, मोदी ये मोदी वो, मोदी ये मोदी वो, और धनाधन खत्म। सामने वाले के मन में क्या जाएगा? आप व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं, ना कि तथ्य के या विचार के। जबकि निबंध में सीधी सीधी बात है, तथ्य या विचार प्रस्तुत करना है, व्यक्ति कोई भी हो। तो आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ, दूसरी बात, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद को सीधे तौर पे आप आक्षेप लगाकर आरोपित नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी जगह सही नहीं माना जाता है, इसलिए इससे बचें। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति का नाम लिखकर कि फला फला ने ऐसा किया नहीं लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना है। ठीक है, अच्छा क्या लिखना है कि भाई राजा राम मोहन राय जी ने ये समाज सुधार किए, नाम लिखकर कहना है। लेकिन जस्ट आप जो वर्तमान में व्यक्ति जीवित हैं उनकी आलोचना नहीं करना है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है समालोचना, मतलब अगर निबंध में आपको लगता है कि ये गलत है ये सही है, या आपको ये लगता है नहीं सही कुछ है ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं आज तक, तो बुरे ही बुरे काम करें, तो आप सारे बुरे ही बुरे लिख के आओगे। 1000 शब्द अगर बुरे बुरे लिख के आए तो नंबर भी कैसे आएंगे? बुरे बुरे। इसीलिए अच्छा भी लिखना और बुरा भी लिखना है। तो जब आप अच्छा बुरा दोनों लिखोगे, 50% अच्छा 50% बुरा, तो नंबर भी अच्छे अच्छे आएंगे, 50% नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे। यानी कि कभी भी जब हम लिखें तो बैलेंस होकर लिखें, ना महात्मा गांधी की ओर झुके, ना नाथूराम गोडसे की ओर झुके, ना बीजेपी की ओर झुके, ना कांग्रेस की ओर झुके, ना समता की ओर झुके, ना तृणमूल की ओर झुके। हमें कहाँ रहना है? बीच में। हमें क्या देखना है? अच्छा भी देखना और बुरा भी देखना है। कैसे देखना है वो निबंध में दिखाएंगे, वो अधिकारी की नजर होती है, ठीक है, वही हमें निबंध में रखना है। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप मूवी देखते हैं, जस्ट करंट की कोई मूवी देखी, कोई भी, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप अज्यूम कर लीजिएगा कि मान के चलते हैं उस मूवी में नायक ने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, लेकिन उसके संवाद अच्छे नहीं है। संवाद मतलब डायलॉग्स, डायलॉग्स अच्छे नहीं है। ठीक, गाने बहुत अच्छे लिखे गए हैं, गाने बहुत अच्छे से गाए गए हैं, लेकिन पटकथा में बीच बीच में धारा प्रवाह में गड़बड़ी आती है। समझ रहे हो? ये जरूरी नहीं कि हम अच्छाई ही बताएं, जो है सो है, ध्यान रखना। तो हमें कैसे रहना है? बैलेंस रहना। तो निबंध में जब बात की जाएगी कि इसके बारे में बताइए, तो उसी तक सीमित रहना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, पिन पॉइंट। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, अब मैं विषय लेता हूं, दो विषय हैं और दोनों विषय अलग अलग हैं, आप समझिएगा। पानी वानी पी लेना भैया। पी लो पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। ये दो विषय हैं, 12वीं तक हमें ये सिखाया गया है
कि जहां विज्ञान दिखे, विज्ञान के चमत्कार जो तुमने याद किया वही लिखना है। विज्ञान दिखना चाहिए, बस यही होता है। और टीचर भी आके 6 माही तक यही बोलता है, सर ये आपने लिखा ही नहीं था, ये विज्ञान दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा, लिख दो वही है। ऐसे ही होता है। और वहां विचार शक्ति, विचार सोच वाच कुछ नहीं होता है, वहां जस्ट रटो और लिखो वाला सिद्धांत होता है। यहाँ क्या करना है, विज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग, इसमें और विज्ञान कल, आज और कल, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप बोलो सर हमने जो याद किया वही तो लिखना, लिखना तो है, डेटा भी लगभग सेम होगा, लेकिन बताने का तरीका अलग होगा। कैसे? विज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग, ध्यान देना, चमत्कार नहीं, प्रयोग, है ना। तो शुरुआत कहां से होगी? नहीं, मैं केवल निबंध पे आ रहा हूं, वो अपन बाद में लिखेंगे। शुरुआत कहां से करें हम? तो अभी शुरुआत पे बात नहीं करते हैं, चलो अभी अपन उस पे बात, अभी केवल विषय केंद्रित रहते हैं, ठीक है, बिंदु केंद्रित रहते हैं। तो जब हम दैनिक जीवन में विज्ञान की बात करेंगे, तो दैनिक जीवन में ये है, वो है, ये सब विज्ञान की देन है। मिक्सी, कूलर, पंखा आदि आदि जितने भी सुविधाएं हैं, वे सब विज्ञान की देन है। जितनी भी चीजें हैं सब विज्ञान की देन, उनको लिखना है। हमारा जीवन विज्ञान के कारण से कैसे सरल हो गया है, उस पहले निबंध का बिंदु, केंद्र बिंदु वह है। जबकि विज्ञान ने प्राचीन काल में कैसा था, आज कैसा है, और आज के आधार पर भविष्य में कैसा होगा, इस विचार को प्रस्तुत करना है। तो जहां ये भावनात्मक और वैचारिक दोनों हैं, वहां ये भविष्यक यानी कि पूरी तरह से वैचारिक है, कि आप तर्क के आधार पे बताओ कल कैसा था, आज कैसा है और कल कैसा होगा। यहां कल की बात नहीं है, वहां दैनिक जीवन में कहां विज्ञान दिखाई दे रहा है उसकी बात है। तो जब आपके पास में विज्ञान के चमत्कार होगा, शिक्षा में विज्ञान का प्रयोग, ये प्रयोग, वो सब आप दैनिक जीवन में पुट कर सकते हो, लेकिन भाषा क्या होगी, वहां से चमत्कार शब्द हट जाएगा। दैनिक जीवन में यदि हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें विज्ञान दिखाई देता है। डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं आज के हमारे जीवन को, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा को घर घर तक, गांव गांव तक नहीं, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। मोबाइल का प्रयोग, ये वर्तमान जीवन में आज विज्ञान के कारण से हम दूर बैठकर भी शिक्षा ग्रहण कर पाने में सक्षम हैं। तो कल हो सकता है हमें शिक्षा लेने के लिए कहीं जाने की या वैज्ञानिक उपकरणों की भी आवश्यकता ना हो, बल्कि हम सीधे उस तंत्र से, उस व्यवस्था से जुड़ जाएं जो सीधे हम तक डेटा पहुंचा दे और वो हमारे दिमाग में पहुंच जाए। लगता है भाई पहले किताबों की आवश्यकता थी, अब नहीं है। कल हो सकता है इसकी भी आवश्यकता ना हो, खत्म। तो यहां बताने का तरीका उसी को दूसरा है, बस भाषा शैली बदल जाएगी, बिंदु बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, रहेगा तो विज्ञान। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो ये है जो मैं आपको बताने वाला था। तो अगला बिंदु क्या है जी? हाँ, ये जो है आपको घर पे पढ़ना है बेटा। एक चिन्ह येरा, एक चिन्ह येरिया, एक चिन्ह येरिया, एक चिन्ह येरिया, एक येरिया, एक येरिया,
ये चिन्ह हैं जो बहुत प्रयोग में आते हैं, इनको आपको अच्छे से सीखना है। कुछ और चिन्ह हैं, एक येरिया, एक येरिया, एक येरिया, एक येरिया, इसमें अंतर करना है। किन का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मैंने एक का उपयोग कर रखा है, ठीक है। ये विशेष चिन्ह है। बाकी विराम चिन्ह आपने पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं ना सभी ने? जोर से हाँ क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ऐसे ताकत से करो। ताकत नहीं है या खत्म हो रही है? अभी तो बहुत टाइम है। ये आप जो है घर पे बैठ के इनको अच्छे से करना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे वाला तो नहीं चल रहा। तो भैया विराम चिन्ह जो प्रयोग करना है वो विशेष ध्यान रखना है, करना ही करना है। और आप निबंध में एक बार को छूट ले भी लोगे, लेकिन जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उनमें छूट नहीं है, तो उनमें तो आपको विराम चिन्ह पे ही नंबर मिलने हैं। इसीलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इतने चिन्हों पर पकड़ बनाइए और इनका प्रयोग करने की आदत डालिए, ठीक है ना। चलो एक और, विराम चिन्ह के बाद दूसरा बताओ भैया। विचारों की पुनरावृत्ति कब करेगा इंसान? जब उसके पास में विचार कम होंगे, सीधी बात। और जहां आप विचारों की पुनरावृत्ति करेंगे, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कॉलेज की तरह ही कॉपी चेक हो रही होगी, 400 कॉपी एक दिन में एक टीचर चेक कर देता है। कैसे चेक करता है? सटासट 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 सटासट, क्यों हट, सटासट सटासट सटासट, ऐसे चेक होती है कॉपी। लेकिन यहाँ कैसे होती है? अच्छा, वो बात इधर लिखी, वही इधर लिखी, नहीं करना, क्योंकि वो पढ़ते हैं। और आप ये बात दिमाग से निकाल देना कि अगर हम उनको मटर गश्ती कर देंगे बीच में घुमा फिरा के, तो नहीं होगा, नहीं करना है। हाँ, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हम बात को पुनः दोहरा सकते हैं, लेकिन ना आने की स्थिति में शिक्षा में विज्ञान का चमत्कार बहुत अच्छे से दिखाई देता है, ये क्या हो रहा है? ये फैकोलॉजी है। मतलब नहीं आ रहा कुछ, क्या करें? हम देखते हैं कि आज शिक्षा में हमें विज्ञान हर जगह दिखाई देता है। शिक्षा में विज्ञान को हम जहां जहां देखने जाते हैं वहां वहां दिखाई देता है। अगर हम शिक्षा जगत में विज्ञान को देखने जाएं, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां हमें विज्ञान दिखाई ना दे। अरे पता है यार, एक लाइन में ही समझ में आ गया, आगे तो बढ़। वो वही तो सबसे बड़ी समस्या है, आगे ही तो नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखो, अगर नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरह के दोहराव से बचना है, क्योंकि सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, ऊपर से पीएससी के अधिकारी रह चुके हैं, ऊपर से प्रशासनिक रह चुके हैं, तो उन्हें तो बहुत मतलब, हाँ, एक तो वो पुराने जमाने वाले और अपन बिल्कुल फ्रेशर, है ना। तो खतरनाक है। वो बर्फ की सिल्ली, अपन फ्रीजर का वो टुकड़े वाला बर्फ, निपटा देते हैं तुरंत, पुछ फोड़ देते हैं, खत्म, कॉपी फूट जाती है, समझ भी नहीं आता कहाँ निपट गए, बाद में समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, अपन को दोहराव नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि दोहराव करना है, लेकिन वो जो इस तरह से मैंने आपको बताया, नहीं आने की स्थिति में जो हम बिना मतलब का विस्तार करते हैं, वो नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट, व्याकरणिक त्रुटि, ये हर जगह नियम है भैया, एप्लीकेशन में तो विशेष है। मैं फिर से कह रहा हूं, एप्लीकेशन में विराम चिन्हों के और व्याकरण के ही नियम है, वो नंबर हैं। आपका डेटा भले ही मिस हो जाए, लेकिन अगर आपने उसको जमा दिया एज इट इज, तो आपको आधे नंबर मिल जाए। तो व्याकरण संबंधी अशुद्धियां
हमने कल चेक करी थी। एक तो वो ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि आप जो शब्द गलत बनाते हैं या अक्षर वर्ण गलत बनाते हैं उनको सही कर लेना। तीसरा, कुछ और अशुद्धियां हैं जिन पे आप धीरे धीरे काम करेंगे तो हो जाएगा। तो उनमें से मैंने आपको बताया ना, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उस पे काम करिए, आपकी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट। हाँ हाँ, पृष्ठ सीमा आपको मैं बता देता हूँ। देखो इधर आपका जो पेज रहता है ना भैया, ऐसा रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है। आप कॉपी जो लिखते हो ना, उसमें चारों तरफ बॉर्डर होती है, इधर ना लिखें इधर ना लिखें ऐसा लिखा रहता है ना, इधर शीर्षक होता है, आपको यहाँ बीच में लिखना है। ये आपकी लाइन बनी हुई है। ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लिख रहे हैं, अब इस लाइन में आप लिख रहे थे अपरिचित, वो ऐसा लिखा हो गया, तो क्या नंबर कट जाएंगे क्या सर? नहीं, एक आध हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अपन ये सोच के यार इधर 6 शब्द आ रहे हैं, एक शब्द इधर इधर खिसकाते चले जाएं, तो गलत है। ठीक, मैं तो इसके भी विरोध में हूं। आपको क्या करना है, अगर आपको लग गया नहीं आ रहा है, आप नीचे खिसकाओ। वो थोड़ी किराए की जगह है जो उसका पूरा ही उपयोग करना है, थोड़ा नीचे आ जाओ। और अगर आप चाहते हो कि नहीं पूरा उपयोग कर नहीं करना है, आप तो मतलब छोड़ो मत, तो आप ऐसा लिख दो आ प री चित। लेकिन ये व्याकरण सम्मत नहीं है, एक ही शब्द को दो जगह योजक चिन्ह लगा के नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, आप ये जो नया शब्द आप यहां से लिखना चाह रहे थे, इसको मत लिखो यहां पर, आप यहां से लिखो। सिंपल, इतनी जगह छूट गई ना, छूटी रहने दो। अगला पेज, नहीं तो उसको पहले से प्रबंधित कर लो, आप अगले पेज पे चले जाओ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वो अंतिम लाइन यहाँ लिख दें, तो मत लिखना, बचना है। ठीक, आप अगले पृष्ठ पे चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है। उससे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पीटीओ लिखकर आगे बढ़ा सकते हो ना उसको, कि भैया तू एक लाइन आगे जाके पढ़ ली है, मैंने आगे भी लिख रखी है, नहीं तो यहीं खत्म कर दे, खत्म। ऐसा करेंगे हम। दूसरा इसमें जो है, एक और अशुद्धि मैं आपको बता देता हूँ। वो कई बार ऐसा होता है कि हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, ये कौन सा चिन्ह है? चिन्ह का नाम पूछा है भैया। त्रुटिवाचक, पक्का? इसको बोलते हैं हंस पद या काक मूलक। ठीक है ना, हंस पद या काक मूलक बोलते हैं। इसका प्रयोग हमेशा ऊपर की ओर किया जाता है। आप कभी भी इसका प्रयोग नीचे की ओर मत करना कि सर ऊपर जगह नहीं थी तो हमने नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं करना, ये नियम ही नहीं है। तो आप लिख लीजिए उसमें, हंस पद चिन्ह का प्रयोग सदैव ऊपर की ओर ही किया जाता है। हंस पद चिन्ह का प्रयोग सदैव ऊपर की ओर ही किया जाता है। अगली बात, कि जब आप इसका प्रयोग करें तो ये हमारे जो मैंने ऐसा लिखा है ना, आप इसको ऐसे मत लिखना, ये टेढ़ा। क्या है, अब भाई मैंने इतने बंधन लगा दिए हैं, बीच बीच में कहीं कलाकार जग जाए तो, आर्ट है वो तो, मन का आर्टिस्ट बैठा हुआ है, बांध के रख दिया उसको अपन ने गद्य में, फोटो चित्र बना नहीं रहे, चिन्ह कहीं लगा नहीं रहे, अंक कहीं डाल नहीं रहे, है ना, तो उसके मन में कुछ आ सकता है।
तो वो ऐसा बिल्कुल ना आए तो अच्छा ही है। तो मूल चिन्ह क्या होता है इसका? सदैव ऊपर की ओर होता है, हंस पद या काक पद। दूसरी बात, ये आप बना लेना अपने स्तर पे, ठीक है बेटा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी छोड़ देना उसको। इधर देखो जरा, मान लीजिए आप लिख रहे हैं मैं लाइन बना देता हूं, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को, और आगे बढ़ गए। दूसरा तरीका यह है, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। इस तरह से आगे बढ़ गए, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए कौन सा तरीका बेस्ट है? ऊपर वाला। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस तरीके का प्रयोग ना करें। इसका कारण है, ऊपर इतनी जगह मैंने रखी है, उधर नहीं होती है। ये 15 आप वहां लिख ही नहीं पाओगे। अगर मान के चलते हैं कि उधर पे आपने लिख रखा था पू, और इधर से आपने लिखा 15, तो पू में 15 मिल जाएगा, तो पढ़ने में नहीं आएगा, और फिर आपके अंदर का कलाकार जागेगा। और आप क्या करेंगे पता है वहां पर? 15 को देख, ये 15, ये कलाकार जो है ना बहुत खतरनाक आइटम, जगता है। गलत हो जाए कहीं दो दय दनादन, ये तो गलत हो गया ये। अच्छा ये दिख रहा है, बीच में दिख रहा है। वो जो बेंच पे वो आर्ट बनाते हैं ना, वो आर्टिस्ट छुपा हुआ रहता है, वो इधर दिखता है, उसको रोकना है। या मैं कहूं कि निबंध के पेपर में उसको ले ही मत जाना, घर पे ही बिठा के जाना। टोटल बेन है आर्टिस्ट, ठीक है। ये गलत तरीका है, आपका गलत हो जाए, आपको केवल सिंपल, सब फीलिंग ही नहीं आ रही, गलत हो गया वो बोले हाँ आई। पर आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 लाइन खींचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, ये लिखते जाओ। मेरे आर्टिस्ट को नहीं बता रहा हूं मैं, ये पेज बना के लिखो बाकायदा कि अंक कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। अब आप कहेंगे कि सर वो आपने मना किया था अंक लिखने को, वो पहले वो क्रम डालने को मना किया था, ये तो लिखना ही है, ये तो आवश्यक है, डेटा है ये तो। डेटा नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा? लिख लो। क्या लिखा? हम्म? नहीं, ये नंबरिंग कैसे डालना है ये लिखो भैया, याद रहेगा। सच्ची, लाओ ये पेज मुझे दे दो, ये निबंध के सारे शीर्षक लिखे ना आपने आज, ये फेंक दो तो फिर फाड़ के। क्यों याद नहीं रहेगा? तो चुपचाप, ये क्या है ना, अभी याद है, एग्जाम में जब जाते हैं ना, तो फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक सब कुछ, हाँ वो आटे में गुथ जाता है सब, फिर तो खिचड़ी बनती है वहां जाके। ज्योग्राफी का पेपर याद कर रहे होते हैं और एथिक्स की चीजें याद आती हैं वहां, फर्जीवाड़ा चलता है वहां तो। क्यों? सही है ना? ज्योग्राफी में एथिक्स याद आती है, वो काय को याद आती है,
बोले यार ज्योग्राफी तो पढ़ ही नहीं पाए थे, एथिक्स भी नहीं पढ़ पाए, अब एथिक्स कैसे देंगे, बीच का सब बिगाड़ लेते हैं उसके चक्कर में। तो भैया जिस दिन जो है उस दिन वो देकर आओ और उसको गड्ढे में डाल दो, ना उसके नंबर जोड़ो, ना गलत हुआ कि सही हुआ वो देखो, उसको फेंक दो, टाण पे फेंक दो, देसी भाषा में कहें तो उसको गायब कर दो। क्या है क्या नहीं है वो भूल जाओ, क्योंकि गैप ही नहीं है ना, कल दूसरा पेपर है। आप सांस नहीं ले पाओगे इससे पहले दूसरा आ जाएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, और आखिरी सांस निबंध बिल्कुल नाक बंद करके ही ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब दम घुट गया। सही बोल रहा हूं, इसलिए हर चीज लिखो। क्या लिखा, क्या लिखा, बस गलत भी तो लिखो इसके साथ, लिखो। तुमने जाने कितना शॉर्ट कर दिया होगा बीच में। नो सर, कुछ भी नहीं शॉर्ट किया, सारा और लिखा है। अंक तो डाले ही नहीं इसमें, ये पता कैसे चलेगा तुम्हें कि क्या कौन सा बिंदु कहाँ लिखा है। और तुम लोगों ने भी नहीं डाले क्या, हाँ एरो डाले हैं इसमें तो, इधर, हाँ बढ़िया है। देखा, सबके कलाकार आ रहे हैं ना। इधर डाल सकते हो, स्टार लगा सकते हो, एरो लगा सकते हो, नंबर डाल सकते हो। कंजूसी मत करो मैडम, पेन ऊपर पकड़ो थोड़ा सा, ग्रिप पर, ऊपर ग्रिप पर जाओ, नीचे से अंगुली हटाओ, हाँ। स्पीड अच्छी नहीं आएगी, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओवर राइटिंग, सिंपल, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो एक सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 लाइन आगे आ गया था और पीछे आपने एक लाइन गलत हो गई है और उसे लिखे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, तो मेरी यही सलाह है, तीनों लाइन काट दो और आगे बढ़ के फिर से वही लाइन लिखो और पुनः उस जगह पर पहुंचो जहां पर थे। बोले सर अगर मान लो उस लाइन को अपन ऐसे कहीं इधर 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 एडजस्ट कर दें तो, नहीं मत करो, एक दो लाइनों से आपकी 2-3 नंबर पे फर्क पड़ेगा, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, वो मतलब वो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा वहां पे, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो और आफत, वो जो पुराना था उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, नया उसमें समझ में नहीं आएगा। और अपनी आदत होती है ना कि वो जब गलत हो जाता है तो वही छोटा छोटा लिख देते हैं। यही ऐसे लिखते हैं। तो हाँ, वो जो मैंने कहा ना, वो आर्टिस्ट जो है, वो जो चावल के दाने पे जनगण मन लिख सकता है, उसको घर बैठा के ठीक है, इतना चलेगा, पर अवॉइड करो, कोशिश करो। हाँ बीच में भाई मैंने कहा ना कि अब जैसे छूट गया बीच में, अब याद आ गया बाद में, तो हंस पद का प्रयोग करो ना, वो है ऑथेंटिकेशन है उसमें कि आप इधर ही इधर पास में लिख दो, पर प्रयास ये करो, ऐसा ना हो कि हर जगह हंस ही हंस उड़ते दिखे। वो फिर वो सामने वाला चेक करेगा, बोलेगा इसको जब हंस पद ही लगाना था तो लिखा ही क्यों था इसने? तो हंस हंस हर जगह नहीं उड़ाना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो योजक चिन्ह का प्रयोग एक ही पंक्ति में होता है, इस तरह से ना करें, ये अवॉइड करना है ना। हाँ जैसे योजक चिन्ह लगता है, ऐसे लगता है, ऐसा दो के बीच में, ऐसे ही लगाना है, ठीक। ये ये जितने भी सा सी से कौन के साथ में लगते हैं, इनको योजक के साथ में ही लिखना है, अन्यथा ये अशुद्धि है, ये ध्यान रखना, ये अशुद्धि है। हाँ कौन सा कौन के साथ अगर जुड़ रहा है तो योजक से ही जुड़ेगा, बिकॉज ये बोथ मिलकर ही एक बनता है। योजक मतलब जोड़ने वाला,
कनेक्टर, वो एक ही बना रहा है, क्योंकि कौन अलग और सा अलग, तो सा निरर्थक, और कौन सा संबंधित। ठीक है, चलो। जी, ये ऐसे तो, हाँ एक लाइन काट दी, दो लाइन काट दी, आगे बढ़ जाओ, एक पंक्ति छोड़ के फिर से लिखना चालू कर दो। गलत हो गया ना, आगे बढ़ जाओ, गंदगी मत करो, बस ओवरराइट मत करो, गंदगी मत करो, और ये घुसुड़ पुसुड़ मत करो। ठीक है, हाँ कौन कुछ बोल रहा था? ठीक है ना, मैं मतलब एक सीधा सा, एक एक शब्द में कहूं, सफाई से लिखो, वो अपने स्तर पे अब आप समझ लो कैसे, कितने स्तर के, कहाँ कहाँ आप गंदगी करते हो, वो सब सफाई में आ जाएगा सब अब। ठीक है, चलिए। इसमें एक और जोड़ लेते हैं हम। जब भी आप कुछ भी लिखते हैं पेज पर, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखना चालू करते हैं, तो शुरुआत जब करते हैं तो कुछ जगह छोड़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखना चालू करा, फिर यहाँ से गए, और यहाँ से हमने उसको चालू कर दिया। एक तरीका तो ये रहा, तो कुछ यहाँ पर था, ठीक है ना, जैसे विज्ञान का शिक्षा वाला यहाँ पर हो गया। अब चूंकि हमें लिखना तो है नहीं, वो जगह छोड़ना है, तो अनुच्छेद जब भी लिखा जाएगा, कुछ जगह प्रारंभिक पंक्ति से हटके लिखा जाएगा। नया इंग्लिश में बोले तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट जब होता है, तो कुछ थोड़ा सा हम उसको छोड़ के लिखते हैं, ताकि ये पता चले कि नया है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पंक्ति जो है आपकी यहां खत्म हुई, तो दो बातें हैं, या तो आप पुनः नई लाइन में जाइए और फिर थोड़ी सी जगह छोड़िए और फिर लिखना चालू कर दीजिए, या फिर अगर वो आधी पंक्ति तक खत्म होता है तो आप यहां से भी लिखना चालू कर सकते हैं नया। अदरवाइज अगर वो यहां तक जा रहा है तो आप नए पे आ जाइए, बेटर होगा। तो एक नियम आप जो भी चलाना चाहें चला सकते हैं इसमें, ये एक पैराग्राफ लिखने का सामान्य नियम है। अब दूसरी बात, कई लोगों की आदत होती है शब्द ही कम है तो क्या करें, तो वो क्या करते हैं, पूरी लाइन ही पैराग्राफ में चलाते हैं, मतलब अपनी दूसरी मार्जिन बना लेते हैं अंदर ही। तो कोशिश करें आपका शब्द यहां से चालू हो, बिल्कुल इस लाइन से, इस लाइन तक खत्म हो या ना हो, पर चालू यहां से होना चाहिए। कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, ठीक है। राइट अलाइनमेंट हो या ना हो, जस्टिफाई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट जरूर चलाना है। आई समझ में? पक्की पक्की? अलाइनमेंट प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अलाइनमेंट समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। पैराग्राफ कहां छोड़ना है, तो सामान्य रूप से आप दो उंगली रखिए अपने पेज पर, उतनी जगह छोड़ दीजिए और आगे लिख दीजिए। उसके नीचे भी अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए ताकि वो दिखे। तब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, आप तो शीर्षक डालने की मना ही कर रहे हो, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? शीर्षक डालने की मना कर रहा हूं, पैराग्राफ शुरुआत करने की मना थोड़ी कर रहा हूं। तो पैराग्राफ शुरुआत यहां से करिए, यहां से लिखना चालू, आगे बढ़ जाए, सिंपल। ठीक, हाँ प्रश्नोत्तर लिखते हैं आप अपने, तब आप जो व्यवस्था बनाना चाहें तो इस तरह की थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, शीर्षक डाल सकते हैं। हाँ एक पॉइंट और लिखा है था मैंने इसमें, प्रश्नोत्तर में ना लिखें। प्रश्नोत्तर में लिखने का मतलब यह होता है कि जैसे हमें मान लो याद है, कोई टॉपिक लेते हैं, मान लो आपको राष्ट्रपति का चुनाव याद है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट याद है कैसे होता है,
आपको सब याद है। अनुच्छेद कितने से लेके कितने तक राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स बताई गई हैं, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसको कहाँ कहाँ उसको क्या क्या पावर दी गई हैं, और वीटो मीटो जो भी है सब याद है आपको। ठीक। अब हम तो याद करे बैठे हैं क्या, प्रश्न का उत्तर। और हमें निबंध में क्या लिखना है, निबंध या गद्य रूप में। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो आंसर है, वो निबंध के रूप में ना लिखा होकर प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखा हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रयास करना है कि हमें वो निबंध के रूप में ही लिखना है, ना कि प्रश्न का उत्तर लगे ऐसा। तो इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं आपको, देखो। हाँ बोले, कुछ प्रॉब्लम? तो फिर उससे क्या पूछ रही थी? चलो ठीक है, मैं टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे। क्या बोला मैंने अभी जस्ट? वो, हाँ, प्रश्न के उत्तर में वो दिमाग भटक जाता है, पता है, फुसफुसाहट से। चलिए, मैं एक सरल सा उत्तर लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि, चलो चाय बनाते हैं। ठीक, सिंपल है, अच्छे से समझ में आएगा। चाय बनाना कैसे होता है? चाय पत्ती से, है ना? क्या चाय एक स्वास्थ्य स्वास्थ्यवर्धक पेय है? ये प्रश्न है। उत्तर, उत्तर दो ना। नहीं है? क्या किए रहे हो? ये तो चाय वालों से पूछो। गर्मी में तो चाय, सर्दी में तो चाय, बरसात में तो चाय, परेशानी है तो चाय, नींद नहीं आ रही तो चाय, नींद ज्यादा आ रही तो चाय, हर जगह चाय। स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं? नहीं है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि जो चाय हम पीते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक। ग्रीन टी भी तो हो सकती है। तो फिर उसको कैसे भूल गया? लेमन टी भी तो हो सकती है। आपकी सोच वही दूध वाली चाय पे ही अटक जाती है ना, वो गड़बड़ है, उसको सोचना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि, ऐसे निबंध की शुरुआत कैसे, वो प्रश्न की उत्तर पहले देते हैं। चाय एक कैसा पेय है? नहीं, दूसरी तरह से चलते हैं। चाय एक स्वास्थ्यवर्धक है ना, पहले एक स्वास्थ्यवर्धक बना लेते हैं, चलो। हेल्दी हेल्दी, हेल्दी हेल्दी, वो टॉर्च जला के हल्दी। हेल्दी हेल्दी, ठीक है। स्वास्थ्यवर्धक पेय कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सीमित मात्रा ऊर्जा, स्फूर्ति प्रदान करने वाली होती है। साथ ही अधिक मात्रा स्वास्थ्य को
नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक, ये एक सामान्य उत्तर है जो हमने दे दिया है। इसमें अब निबंध वाली शैली पुट करते हैं। देखना आप, अगर हम प्रश्नोत्तर पे बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टो, है ना, पॉइंट टू पॉइंट, अगर प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं तो। लेकिन निबंध में पॉइंट टू पॉइंट और डिक्टो जैसी स्थिति नहीं है, वहां हमारे खुद के विचार भी मिलते हैं। जैसे निबंध का विषय चाय, स्वास्थ्य वर्धक पेय। ठीक, बात करते हैं चाय हमारे भारत में एक आवश्यक पेय का स्थान रखता है, नहीं, रखती है। निबंध चाय मेहमानों का स्वागत और सम्मान करवाती है। चाय के बिना भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं लिखते अभी, भारत की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती दिखाई देती है, क्योंकि इसके स्थान पर अन्य कोई पेय नहीं दिखाई देता है। यह स्वास्थ्य से कहीं अधिक सामाजिक यह शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक सामाजिक स्वास्थ्य को बनाती है। इससे कई दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस प्रकार यह उनके आर्थिक विकास को करके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है।
ये निबंध है, सिद्ध करना है परंतु शैली अलग है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है लेकिन गद्य के रूप में लिखना है। प्रश्नोत्तर सीधी बात करता है तो हाँ और नहीं है तो ना। निबंध नहीं की तो बात ही नहीं कर रहा, निबंध में लिख दिया है स्वास्थ्यवर्धक पेय है, मतलब अब आपको सिद्ध करना है कि स्वास्थ्यवर्धक है। और उसमें लिखने का तरीका देखो, आप आधार बनाओ पहले, प्रश्नोत्तर में आधार नहीं बनाना, मैं फिर से कह रहा हूं। राष्ट्रपति का चुनाव आया है, अनुच्छेद से चालू करो और अनुच्छेद पे खत्म कर दो। हमारे देश में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके बिना हमारे देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति ये बकवास नहीं लिखना है। उसने बोला है चयन कैसे होता है, चयन अनुपातिक प्रणाली से होता है, उसमें आपको ये होता है, लोकसभा इसमें सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के नहीं लेते हैं, जो लेते हैं कैसे लेते हैं सब बताना है। पॉइंट टू पॉइंट, फर्जी बातें नहीं। और इधर देखो निबंध में, बोले निबंध में फर्जी बातें करना है क्या? नहीं, पॉइंट बताने के लिए उस बेस को बनाना है जहां पर आपको पहुंचना है। यानी कि आपको बिंदु तक पहुंचने के लिए आधारभूत या उन कई वाक्यों का प्रयोग करना है जिनसे आप अपनी बात को सिद्ध कर सको। ये तैयारी आपको पहले से करनी होगी, अन्यथा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्टो यही होना है, इसमें और भी सुधार हो सकते हैं। मैं अगली बार लिखूंगा तो मैं दोबारा अलग लिखूंगा, मैं और अच्छा लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये तो लिख ही लिया, आप दूसरा प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे क्या लिखा है, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा ना, चिंगा चिंगा है थोड़ा। चाय हमारे भारत में, अब आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, चाय भारत में एक आवश्यक पेय का स्थान रखती है। शुरुआत कहां से हो रही है? चाय की महत्ता से, ठीक। फिर चाय मेहमानों का स्वागत और सम्मान करती है या करवाती है, इसके बिना काम ही नहीं चलता है। आप कैसे भी जाओ, शक्कर पानी उबाल के दूध डाल के रंग मिला के जो भी दिया जाता है वो चाय के रूप में आपके पास आ ही जाता है, चाहे आपसे पिबे चाहे ना पिबे, ठीक है ना। फिर चाय के बिना भारत की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि चाय से कई लोग जुड़े हुए हैं, और 4 बज गए मतलब चाय चाहिए, ऐसी मानसिकता तो खतरनाक वाली स्थिति तक पहुंच गई है। उस समय लोगों को जमाई आने लगती है। क्यों? क्योंकि चाय चाहिए, तो वो नीड बन चुकी है, लत बन चुकी है। और उससे हम इतने जोर से जुड़ चुके हैं कि भारत चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है लेकिन निर्यात नहीं कर पाता, क्यों? खुद ही पी जाते हैं। हाँ, यही सत्य है। श्रीलंका और चीन हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वो पीते कम है, भेजते ज्यादा है, अपन अपने में ही निपटा लेते हैं। हाँ, यही सत्यता है। और कई लोग तो इतने ज्यादा आदी होते हैं कि वो, तुमने रात के 12 बजे उठा के पी लो चाय भी, हाँ ले आओ ले आओ। नींद नहीं आएगी, अरे तुम चाय तो ले आओ, बाद में नींद एडजस्ट कर लेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं, एक चाय हो गई भैया बहुत है, आज इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, लीवर है ये है, जाने उनके कितने अंग जाते हैं। और जिन्हें आदत होती है चाय की, उनका कोई अंग नहीं होता है, ऐसा लगता है वो तो ऊपर से जाती है सट खत्म, कहीं पचने का काम ही नहीं है। तो रात के 12 बजे पिला दो। तो अब चाय से क्या जुड़ा हुआ है? असम जुड़ा हुआ है चाय से, आपका पूर्वोत्तर पूरा जुड़ा हुआ है, कर्नाटक तमिलनाडु जुड़े हुए हैं, कई किसानों की अर्थव्यवस्था, कई किसान इससे जुड़े हुए हैं। फिर आयात निर्यात प्रणाली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी इससे जुड़ी हुई है। फिर कई मंडियां इससे जुड़ी हुई हैं। भोपाल की आप चाय में देखो, इधर पे कई चाय के प्रकार आपको मिल जाएंगे, मेन मार्केट में चले जाओ, चाय की कंपनी भोपाल में इस रूप में है कि चाय शोध वगैरह क्या होता है यहाँ पे जो भी है, तो चाय के प्रकार आपको मिल जाएंगे, कई चाय के ब्रांड हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री पी गया तो चाय फेमस हो गई, वो जिंगापुंगा चिंगापुंगा टाइप का है ना, वो कौन है? हाँ, जॉनी जॉनी जो भी है ना, तो उसकी चाय वो पी गया, वो कुछ नहीं करता, वो जग ऊपर ले जाके
तो एक उसमें वो आया था, यार जब ऐसे ही गिर जाती तो ऐसे ही क्यों नहीं गिरा लेते, इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत। तो फेमस हो गया वो, उसकी आय का साधन चाय है, लेकिन उससे यूट्यूब पे डालकर वो आगे बढ़ गया। फिर आप देखो इधर नीचे जाके, कई चाय वाले दुकानों में बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उनमें दिन भर उनमें चाय बना रहे हैं वो, अर्थव्यवस्था उनकी घर की चाय से ही चल रही है, चाय बनाने से चल रही है। फिर दूध का प्रोडक्शन भारत में ज्यादा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गाय भैंस ज्यादा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि चाय वाले ज्यादा हैं। और अगर चाय वाले खत्म हो जाएं तो दूध लाना वाना खत्म हो जाएगा, नकली दूध ही बंद हो जाएगा, असली दूध ही मिलेगा अगर चाय बंद हो जाए तो। क्यों? क्योंकि डिमांड ही खत्म हो जाएगी दूध की। अब गांव में आप देखो, गांव में लोगों के यहाँ 12-12, 15-15, 20-20 लीटर दूध हो रहा है, खुद नहीं पी रहे, डेयरी पे बेचे आते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। वो तो फैट के आधार पे पैसा मिलता है, पानी मिला दो तो कम हो जाता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, मशीनें इतनी अच्छी हो गई हैं अब, विज्ञान। हाँ, बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं, आप उसमें दूध थोड़ा सा डालो, वो फैट का परसेंटेज बता देता है, इतना फैट है, इस आधार पे पैसा मिलेगा। तुम चाहे पानी मिलाओ चाहे मत मिलाओ, गाय अगर ज्यादा पानी पी गई तो भी फैट कम हो जाता है, उसके आधार पे भी पैसा कम मिलेगा, यही फैक्ट है। और हाँ जी, दोनों बोल भी लेती हो और कुछ भी नहीं कर देती हो। चलो, तो बात समझ में आ रही है, चाय जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, अगर हमने इसको डिस्टर्ब किया तो भारत की कई व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चाय के बारे में कितनी अफवाहें उड़ी, लेकिन मजाल चाय पीना कम हुआ हो। चाय पत्ती में ये मिल रहा है, चाय पत्ती में वो मिल रहा है, ठीक है, चाय पत्ती बदल देंगे। तो मैं रेड लेबल में खून मिलाता ना, रेड लेबल चेंज, आज से टाटा पियेंगे, सिंपल। तुम्हें टाटा में मिला था, तुम रेड लेबल पीना चालू कर दो, नहीं मिलेगा। अब आप बोलो ये कौन सा लॉजिक? चाय वालों के लॉजिक बहुत है, जैसे दारू वालों के है ना, ऐसी चाय वालों के हैं। तो मुद्दा ये आ जाता है कि हमने क्या लिखा, इसके स्थान पर कोई भी पेय दिखाई, इतना खतरनाक है। मेहमानों के स्वागत में आप दूध दे के देख लो, भले ही घर का हो, पहले तो नाक से कोड़े, फिर पिए के ना पिए, फिर वो बच्चे हों तो हम तो दूध पीते ही नहीं है, वो अलग समस्या है। और बच्चों को बोलो चाय, चाय तो पियेंगे, वो बच्चे भी मतलब जरा जरा से चिंगा पोंगा, उनको मम्मिया ने चाय पिलाना सिखा दिया, दूध नहीं पिलाया, बोले दूध है ही नहीं, तो चाय कैसे बनाई थी, बोले चाय में तो कम दूध चाहिए, उतना ही पिला देते ना तो। लेकिन वो व्यवस्था नहीं, चाय इतनी ज्यादा डीप में है कि उसकी जगह कोई दूसरा पेय है ही नहीं। गर्मियों में हम छाछ मठा दूध दही कुछ नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं। गर्मियों में गर्म चीज पीते हैं, जबकि और सब चीजें ठंडी पीते हैं, लेकिन चाय गर्म पीते हैं। फिर ठंडों में तो फिर चाय पीते ही हैं, क्योंकि चाय अपोजिट है, ठंडी करके नहीं पीते हैं और गर्म ही पीते हैं। फिर बरसात में भी पीते हैं क्योंकि मूड चाय से ही अच्छा होता है, कभी भी पीते हैं। तो उसकी जगह कोई दूसरा पेय हमें दिखाई नहीं देता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक, मतलब हम ये नहीं सोचते कि चाय के साथ दूध उबाल देंगे तो फला फला केमिकल बन जाएगा और वो पेट काटेगा और हीमोग्लोबिन नहीं पचेगा और खाना खाने के बाद पी लेंगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे होए सो ना होए, खून चढ़वा लेंगे यार, पर चाय पियेंगे। तो सामाजिक स्वास्थ्य को बनाती है ये। कैसे? आप घर आए और मैंने कहा आइए आइए आइए, ये लीजिए बादाम शेक पीजिए, घर गए चाय तक नहीं पूछी, अरे भाई वो 150-200 का बादाम शेक पी के आए हो। और यही होता है, शादी में बारात का स्वागत आपने दुनिया भर के आइटम से कर दिया, चाय नहीं दी। कैसी स्वागत, चाय नहीं दी। मालवा में चले जाओ आप, चाय जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। जर्दा सुपारी तंबाकू, मतलब वो जरूरी हो जाती।
तो वहां क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य को बनाती है। अगर आपने चाय हटा दी तो सामाजिक व्यवस्था में बिगड़ा होगा, सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। हाँ फैक्ट है। मेरे एक चाचा जी लगते हैं, वो मेरे घर आए, मेरी आदत नहीं है चाय पीने की, मैंने नहीं बनाई। जब उनने देखा 10 बज गए, जो इंसान सुबह 7 बजे चाय पीता हो, उसने देखा 10 बजे तक कोई हलचल नहीं, नहा धो लिया, पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया, चाय नहीं दे रहा। उनने के ही दी, यार चाय तो बना ले। तो मेरे को अलग से व्यवस्था करना पड़ा उनके लिए चाय की, कि भैया चाय बनाओ इनके लिए। तो चाय उनको बनवाना पड़ा, देना पड़ा अलग से। तो मैं ऐसे ही हूँ थोड़ा सा। फिर इसी व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं। इससे कई दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो इस प्रकार यह उनके आर्थिक स्वास्थ्य को, मतलब उनका आर्थिक स्वास्थ्य उन्नत करती है, या उनके व्यक्ति के आर्थिक स्थिति मजबूत करती है। उसके कारण से वह अन्य साधन जुटा पाता है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि चाय पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। चाय स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं, इसको हम इस पॉइंट पे भी प्रूव कर सकते हैं। पर चूंकि हम रोज एक ही बात याद रखते हैं, अब मैं इसमें ग्रीन टी लाऊंगा, लाऊंगा, लेमन टी लाऊंगा, लाऊंगा, चाय बनाने के अलग अलग प्रकार लाऊंगा, लाऊंगा, दूध हटा दूंगा, चाय में फिर अदरक मिलाऊंगा। मुद्दा केवल दूध का है भाई साहब, दूध हटा दो, चाय स्वास्थ्यवर्धक नहीं, महान स्वास्थ्यवर्धक है। बोले सर एक बात बताओ, अगर दूध ही हट गया तो चाय कहां बची? तो मैडम के कहे अनुसार चाय चाय से ही बनती है, चाय है उसमें अभी। तो चाय, मुद्दा क्या है, चाय इज अ लीफ। वो जो लीफ है उसमें क्या क्या गुण है? बोले सर उसमें तो निकोटीन है। निकोटीन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, थीन। हाँ थीन है। तो वो स्वास्थ्य को नुकसान करता है। हाँ करता है ना, सीमित मात्रा नहीं करती। वो एनर्जेटिक है, स्फूर्तिदायक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप एक वे में मत सोचिए, मल्टी वे में निबंध को चलाइए। और अगर आपने मल्टी वे में निबंध को नहीं चलाया और आपने कहा चाय स्वास्थ्य कारक नहीं है, तो आपका निबंध एक पेज में चाय की बुराई करके खत्म हो जाएगा। 8 पेज कैसे जाओगे? बात समझ में आई, पकड़ में आई? 500 शब्द भी नहीं जा पाओगे। तो बोलो बच्चों कौन सा चाय पे ही निबंध आ रहा है? नहीं, आप मल्टी डायमेंशनल खोजने की आदत डालो। ठीक है, बात समझ में आ गई, पकड़ में आई कि नहीं? ये उदाहरण चाय का थोड़ा सिंपल था, इसलिए हम विषय पे चलते हैं। विषय पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास में जैसे एक विषय है, हिंदी में ही लिखूंगा मैं, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश में निबंध आना ही नहीं है ना। पानी पी लेना है ना। अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो निबंध पूछे हैं उन पे बात करते हैं जरा। 2021 1000 शब्दों के निबंध, थोड़े से उन। पहला निबंध है, लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है। इसमें क्या पूछा गया है? मतलब लोकतंत्र क्या होता है पहले तो वो बताइए, लोकहित क्या होता है वो बताइए, और जब दोनों बता दें तो दोनों को मिलाकर बताइए कि लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो लोकहित करना होता है, ना कि कुछ और होता है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले लोकहित के, वो सॉरी,
लोकतंत्र के उद्देश्य हैं क्या क्या, पकड़ में आई? तो आपको क्या करना है, ये सूची मेरे पास है, आप चाहे तो फोटो ले लेना या सेंड कर देंगे आपको, या नेट पे आपके पास होगी, नेट पे सभी के पास है, और पीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप निबंध का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, निबंध की तैयारी कैसे करना है, मैं अब आप उसको उस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है, तो लोकतंत्र के और क्या क्या उद्देश्य हैं, पहले उनको सर्च करो, फिर उनमें से एक लोकहित कैसे होगा, क्या क्या वेज तरीके इसके क्या क्या हैं, विधियां कौन कौन सी हैं, बाधाएं कौन कौन सी हैं, ये सब इसमें हमें पुट करना है। दूसरा निबंध है देश के नवनिर्माण में युवा वर्ग की भूमिका। तो निबंध बहुत आसान लगता है, लेकिन जब विचार रखने चालू करते हैं हम उसमें, तब वो एक दो पेज में खत्म हो जाते हैं, गटबट करके हम एक ही पेज में खत्म कर देते हैं, और फिर बाद में हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो पहले उसको सोचा करो कि तर्क क्या है, कुतर्क क्या है, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, इस तरह से डिटेल। अब जैसे देश के नवनिर्माण, नवनिर्माण का मतलब एक होता है पुनर्निर्माण और एक होता है नवनिर्माण। नवनिर्माण का मतलब क्या है, बोलो। मैंने अर्थ पूछा है, आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। नया, नया निर्माण, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जब भी पूछा जाए इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ का अनुवाद मत बताना, मतलब शब्द का अनुवाद मत बताना कि इसका मतलब अंग्रेजी में ही है, अंग्रेजी नहीं पूछते, अर्थ पूछा है तो केवल अर्थ बताओ। हाँ, तो नवनिर्माण अर्थात नया निर्माण, देश का नवनिर्माण मतलब अब तक जैसा था छोड़ो, अब नया बनाते, उसमें युवा क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, क्या नहीं कर पाएगा, उसको कैसे करवाना है, इन सब बातों पे चर्चा होगी इसमें, ठीक। तीसरा, तुलसी साहित्य और उसकी प्रासंगिकता, ये बहुत कठिन निबंधों में से एक कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि तुलसीदास के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम नहीं लिख पाएंगे। तो जो साहित्य के स्टूडेंट हैं, अभी कोई है क्या स्पेशल? नहीं है। हिंदी साहित्य पर्टिकुलर के जो स्टूडेंट होते हैं, ये ऐसे निबंध उनके लिए होते हैं। तो मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत रूप से, मैं क्लास में नहीं कह रहा हूँ ऐसा, व्यक्तिगत रूप से ऐसा कह रहा हूँ मैं, कि इन निबंधों को छोड़ देना अच्छा है, जबरदस्ती हैंडल ना करें। तुलसीदास जी की अकेली रामचरितमानस पे लेकर चर्चा कर लेंगे और आप 500 शब्द या 1000 लिख लेंगे, नहीं हो पाएगा। बहुत जानकारी चाहिए, उनने उसमें क्या क्या बताया है, कैसे बताया है, आदि आदि सब बातें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आता है शिक्षा और जीवन मूल्य। शिक्षा मतलब, शिक्षा का अर्थ क्या है? अच्छा, और शिक्षा का अर्थ क्या है? हुँ? नया सीखना, ठीक है, और सोचने समझने की शक्ति, ज्ञान अर्जित करना शिक्षा है। और बताओ, हाथ खोलो तो आ जाएगा विचार, मानो हाथ खोलो, हाथ रखो बाहर, खोल दो ना, पूरा खोल दो, हाँ। ज्वाइन मत करो, टच मत करो एक दूसरे से, टच हो रहा है, अब भी उंगलियां चल रही हैं। देखो जब भी बैठा करो ना आप, मैं सभी को बता रहा हूँ, इंटरव्यू में जब बैठा जाता है ना, अभी तो ये कुर्सी ऊंची है इसलिए ऐसा बैठना है, सिंपल, पाँव नीचे रख लो और ऐसे बैठ, ये नहीं चलाना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल रिलैक्स बैठो। ये जितना दूर रहेंगे
अच्छा रहेगा, विचार अच्छे आते हैं। और जैसे ये ज्वाइन हो जाते हैं ना, कहीं और चले जाते हैं, है ना। चलिए, शिक्षा क्या है? ठीक है, चलो मान लेते हैं। शिक्षा अर्थात ज्ञान अर्जन की विधि या ज्ञान अर्जित करने का साधन या कुछ भी, है ना। तो शिक्षा और जीवन मूल्य, जीवन के मूल्य क्या है? हुँ? मूल्य क्या है? एक होते हैं कर्तव्य और एक होते हैं मूल्य। मूल्य क्या है? हम्म, हाँ, ईमानदारी, ये मूल्य है। गुण जितने भी हैं, जो सिद्धांत हैं, वे सभी मूल्य हैं। तो शिक्षा और जीवन मूल्य, इनकी तुलना करना है। हम जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयों में जाकर, और जो हम घर पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं समाज वो पारिवारिक जनों के बीच में, और जो शिक्षा हम अपने मित्रों के बीच में ग्रहण कर रहे हैं, इन सब का उद्देश्य, ये बैटरी लो हो रही है इसकी, तो इन सब का उद्देश्य क्या है, उसको, शिक्षा को और जीवन मूल्यों को तुलना करना है कि क्या शिक्षा जीवन मूल्य सिखा रही है, क्या नहीं सिखा रही है। सिखा रही है तो कौन से सिखा रही है, किन की आवश्यकता है, किन की आवश्यकता नहीं है, कौन से मूल्य वर्तमान समय में लाभकारी हैं, कौन से नहीं हैं। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए इस निबंध को लिखने के लिए कि जीवन के मूल्य क्या क्या हैं या कौन कौन से हैं। अगर वे पता नहीं होंगे तो हम ये निबंध नहीं लिख पाए। मैंने इसीलिए कल कहा था तैयारी करना है। तो आज आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, आप ये सब पता करके आएंगे। 2021, 22, 23 और 24 के पेपर है ये, वो पेपर बोल रहा हूँ, निबंध के टॉपिक हैं ये। आपको ये घर पे बैठ के मेहनत करना है, इनको पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी अर्जित करना है। और कैसे अर्जित करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, इसको निबंध को लिखने के लिए क्या चाहिए। अब जैसे 24 का निबंध है, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, एमएसएमईज। तो आपको ये जानकारी है एमएसएमई क्या होता है, लेकिन उसका डेटा कलेक्ट करना है। तो भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग मतलब भारत में पहले कैसे थे, अब क्या स्थिति है, सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं उनके लिए, कौन लोग इसमें आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या इसका लाभ है, भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे फायदेमंद है, आदि आदि। ठीक, मैं आपको विधि बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि पहले आप कुछ करके लाओ। जमाना, अरेंज करना मैं सब सिखाऊंगा आपको। इवन सर्च करना भी बताऊंगा कि आप अपना डेटा कैसे सर्च करोगे या तैयार कैसे करना है, वह भी बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रारंभिक रूप से आप थोड़ी मेहनत करके आओ, कितना आप समझ पा रहे हो। फिर भाषा और राष्ट्रीय एकता, मतलब भाषा राष्ट्रीय एकता को कैसे बैलेंस करती है, कैसे बढ़ाती है, कैसे घटाती है, क्या महत्व है, क्या नुकसान है या फायदा है, जो भी है वो सब इसमें है। उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम, ये 2024 के निबंध है। उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम मतलब हिंदी माध्यम उच्च शिक्षा में अब जा रहा है ना, मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती जा रही है, तो उसमें हमें इसको इन्वॉल्व करना है कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, अभी तक क्या क्या हो चुका है, लाभ है या हानि है, हानि है तो उसको लाभ में कैसे बदला जा सकता है, लाभ है तो उसको और बढ़ाया कैसे जा सकता है, भविष्य क्या है, इस तरह से। रोजगार सृजन के साथ आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक विकास क्या होता है, ट्रांसलेशन नहीं पूछा, बताओ। आर्थिक विकास अर्थात अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना, सीधी बात। अर्थव्यवस्था का विकास ही आर्थिक विकास है।
हमारी पूंजीगत निवेश बढ़ना, आय वो आदान प्रदान में बढ़ोतरी होना, आयात निर्यात में बढ़ोतरी होना, ये सब आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना। ठीक, तो आर्थिक विकास रोजगार सृजन के साथ साथ कैसे होगा? तो रोजगार कहाँ जनरेट होता है? जहां विकास की क्रियाएं हो रही होती हैं। विकास की क्रियाएं कहाँ होती हैं? जहां अर्थ होता है। तो अर्थ से जुड़ी जो व्यवस्था है, जहां विकास हो रहा है, उस अर्थव्यवस्था में रोजगार कैसे सृजित होगा, कहाँ कहाँ रोजगार सृजन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो पा रहा है, उन सभी बातों को इसमें जोड़ना है। हो सकता है आप कई विषय बिंदुओं पर ना सोच पाए, टेंशन मत लेना, लेकिन सोचना चालू करो। ठीक है, तो यहीं ओवर करते हैं, एक्स्ट्रा हो जाएगा नहीं तो। मैं ये चाहता हूं कि जैसे अब मैंने आपसे बात करी भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, तो आप लघु एवं कुटीर उद्योग का डेटा कलेक्ट करिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है, कितने प्रकार के हैं, और भारत में कब से हैं, क्या क्या काम होता है लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत, इस तरह का मूल डेटा जो हम आंसर में भी लिख सकें, वो तो कलेक्ट करिए। तो फिर हम उसको गद्य के रूप में कैसे ढालेंगे वो अपन बात करेंगे। मेरा पहला उद्देश्य आप डेटा कलेक्ट करिए। जैसे वन संरक्षण विषय 2023 का है, तो वनों की जानकारी होना जरूरी है। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व और ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपको जानकारी है कि नहीं उसकी, कि वो कैसे बनाए जाते हैं, सरकारी नियम क्या हैं, आदि आदि आदि, फॉरेस्ट के टाइप कितने प्रकार के हैं, इतना ये सब आपको उसमें डेटा कलेक्ट करना है जो हमें लिखना है। ठीक है ना? तो मेरा यही उद्देश्य है, आप मतलब कहना यही है कि आप पहले सोचिए, कल अपन इस पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? 4 में से 1 करना होता है, 1000 का 4